हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस चैप्टर का इंतजार आप लोग जितने बेसब्री से कर रहे हैं, इससे तो हमें ऐसा लगता है कि आज जो कुछ भी पढ़ाएंगे सब आप लोग एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। क्योंकि हम अभी बैठ करके जब आप लोग का कमेंट पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि आप लोग बड़ा प्यारा प्यारा कमेंट कर रहे हैं कि सर आज तो पढ़ करके मजा ही आ जाएगा। हम जानते हैं कि यह चैप्टर ही ऐसा है, इस चैप्टर को अभी हम पढ़ने वाले हैं, यह चैप्टर ही ऐसा है कि पढ़ करके मजा हर हाल में आना है। लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ तो जाइए। सारे बच्चे लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का यह लाइव क्लास अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत ही ज्यादा शानदार भी, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले आप लोग प्यारे बच्चों हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए और सभी लोग आज वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। एक भी बच्चा आज बिना लाइक और शेयर किए हुए क्लास नहीं करेंगे, ऐसा आप हमसे प्रॉमिस करिए, ठीक है ना? हाँ, ऐसा आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आज एक भी बच्चा बिना लाइक और शेयर किए हुए क्लास नहीं करेगा। और कहते हैं प्यारे बच्चों कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। अगर सपनों को पाना चाहते हैं, अगर सपनों को आप भी पाना चाहते हैं तो इसके लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ेगा। दुनिया जब आपको यह कहना शुरू कर दे कि अरे तुम पढ़ते पढ़ते पगला जाओगे, तुम पागल हो गए हो क्या, तब समझना कि हम अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो सपनों को पूरा करने के लिए समझदार नहीं बनना है बल्कि पागल बन जाना है। रात रात भर पढ़ना है, लोग बोलना शुरू कर दे, लगता है कि पागल हो गया है, तब समझना कि अब हमारा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जनन चैप्टर। हम लोग आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? जनन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यह वाला चैप्टर। अभी हम आपको बता रहे हैं कौन सा चैप्टर है। यह वाला चैप्टर प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आज हम लोग जनन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह चैप्टर जनन बहुत ही ज्यादा लाजवाब और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का इंतजार जैसे ही बच्चे 10th क्लास में जाते हैं इस चैप्टर का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। सच्चाई बात है, जब हम लोग भी 10th क्लास में गए थे ना तो सोचते थे कि कब यह चैप्टर पढ़ाया जाए ताकि खूब मजा आए। पता नहीं इस चैप्टर में ऐसा क्या है। ऐसे हमें जहां तक पता है इस चैप्टर में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, जानने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है। शायद इसलिए आप लोग इस चैप्टर को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग इस चैप्टर को पसंद करते हैं तो उस पसंद में भी थोड़ा सा और पसंद हम बढ़ा देंगे अपने तौर तरीकों से, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे और साथ ही साथ कोशिश भी करेंगे कि आप लोगों को यह चैप्टर हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएं। जैसा आप लोग चाह रहे हैं, जैसा आप लोग एक्सपेक्ट हमसे कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि वैसे तरीके से ही आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एकदम शानदार तरीकों से? हमें तो लगता है कि सारे बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो फिर चलिए प्यारे बच्चों इस चैप्टर को शुरू ही कर दिया जाए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक चीज हमने यहां पर लिखा है कि पढ़ना है तो शर्माना क्यों। एक चीज हमने यहां पर लिखा है कि पढ़ना है तो शर्माना क्यों। जब प्यारे बच्चों हम लोगों को चैप्टर में ही पढ़ना है तो फिर शर्माना किस बात की? बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने में शर्माते हैं कि नहीं सर यह वाला चैप्टर मत पढ़ाइए। कुछ टीचर ऐसे हैं जो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं कि नहीं यह वाला हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने में क्या शर्माना, जब हम लोग को टॉपिक में पढ़ना है। और आपको बता देते हैं बायोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रश्न का नंबर, सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न जो है ना वह इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर का प्रश्न इसी चैप्टर से पूछेगा, तो फिर पढ़ना तो जरूरी है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर को शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स के बारे में भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। तो अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि टारगेट बोर्ड का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिस पर हजारों बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स परचेज कर चुके हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस 199 रुपए के कोर्स को आपको खरीदना होगा, मात्र और मात्र 199 रुपए के कोर्स को खरीदना होगा, जहां पर मैट्रिक क्लास की बेजोरदार तैयारी करवाई जाएगी। मैट्रिक क्लास के सभी सब्जेक्ट की तैयारी एकदम आसान भाषा में और बिहार के टॉप टीचर के द्वारा करवाया जाएगा, जिसमें एक टीचर हम भी शामिल हैं। साथ ही साथ 45 दिन में फुल कोर्स कराया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी 45 दिन में, ताकि एकदम रिफ्रेश माइंड के साथ आप लोग परीक्षा में जाएं और सब कुछ बना करके चले आए। तो एक रिफ्रेश माइंड के साथ 45 दिनों में पूरा तैयारी करवाया जाएगा। तो जो
जो बच्चे 2023 में परीक्षा देने वाले हैं वह 1 दिसंबर से पहले इस कोर्स को परचेज कर लें। लेकिन अगर परचेज करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो फिर एक नंबर हम आपको बता रहे हैं, 8114532021। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, सारा जानकारी मिल जाएगा। इस ऐप पर आपको पढ़ाई तो होगा ही, साथ नोट्स भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी है, डाउट भी क्लियर किया जाएगा, हमसे सपोर्ट भी जितना चाहिए उतना भरपूर मिलेगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने असली चैप्टर की ओर, जनन चैप्टर। ठीक है ना, जनन, जिसका इंतजार आप लोग शायद 5-6 महीना पहले से कर रहे हैं और हमें बोल भी रहे थे कि सर जल्दी से जनन चैप्टर शुरू कर दिया जाए। तो लीजिए जी, आगाज हो गया है अब रन का। ठीक है, आगाज हो गया है रन का। तो आप लोग तैयार हो जाइए और सारे बच्चे जरा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। लगभग 1000 बच्चे हमारे साथ अभी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। सारे बच्चे जरा एक बार वीडियो को लाइक करिए, तब ना पढ़ाने में मजा आएगा। सारे बच्चे जरा मिल करके एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे मिल करके एक बार जरा वीडियो को लाइक करिए और तब जाकर के सरस्वती माँ का नाम लेकर के हम इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू करेंगे। क्योंकि जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर 1 घंटा नहीं रुकने वाले हैं और 1 घंटा आप लोगों को एकदम सिनेमा दिखा देंगे, फुल एंजॉय करवाएंगे। आप लोग भी एकदम मस्ती के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो जरा एक बार जय महाकाल का आशीर्वाद लेकर के वीडियो को लाइक करिए और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है जनन। इस चैप्टर का क्या नाम है? जनन। जनन कहते किसको हैं? सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि आखिर जनन कहते किसको हैं। ठीक है ना, जनन होता क्या है? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा परिभाषा है कि जो जीव अपने जैसा समान संतान को उत्पन्न करता है उसे ही जनन या प्रजनन कहते हैं। जो जीव अपने जैसा समान संतान को जन्म दे उसे ही जनन या प्रजनन कहते हैं। देखिए यहां पर अपने जैसा लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी जन्म होगा तो अपने जैसा जन्म होगा। जैसे अगर कोई महिला है, अगर कोई आदमी है तो आदमी का ही बच्चा जन्म लेगा ना जी, है? आदमी है तो आदमी के जैसा ही बच्चा जन्म देगा। अगर कोई गाय है तो गाय के जैसा ही बच्चा जन्म देगा। अगर कोई चूहा है तो फिर चूहा के जैसा बच्चा जन्म देगा, लेकिन अपने जैसा ही बच्चा जन्म देगा। जैसे यह महिला को आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने बच्चे को जन्म दिया है तो अपने जैसा बच्चा है। और बच्चा यह कैसे जन्म लिया है भाई? तो जनन के लिए जन्म लिया है, जनन के कारण जन्म लिया है। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने जनन किया है तब यह बच्चा जन्म लिया है। गाय ने क्या किया? जनन किया तो यह बछड़ा जन्म लिया। ठीक है ना, चूहा ने जनन किया तो चूहे का बच्चा जन्म लिया। यानी कि जनन करने से ही अपने जैसे संतान की उत्पत्ति होती है। बिना जनन किए हुए अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो जो जीव अपने जैसा समान संतान को उत्पन्न करने के लिए, जो जीव अपने जैसे समान संतान को उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसी क्रिया को क्या कहते हैं? जनन या प्रजनन कहते हैं। समझ गए? उसी क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जीव जिस प्रकार के माध्यम से, जिस जीव प्रक्रम के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहा जाता है। कोई भी जीव अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करता है? जनन के माध्यम से करता है। आज मानव का जो जनसंख्या है यह बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। मानव का जनसंख्या आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लगभग 130 करोड़ के पार चला गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अत्यधिक जनन। ठीक है ना, आज मानव का संख्या इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक जनन। आज लोग जनन बहुत ज्यादा करते हैं, इसके वजह से बच्चे ज्यादा पैदा ले रहे हैं। समझ गए ना? और मानव बहुत ज्यादा जनन कर रहे हैं तो ज्यादा बच्चे पैदा ले रहे हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो जनन नहीं कर रहे हैं तो वह विलुप्त होते भी जा रहे हैं। जैसे अभी आप लोग कुछ दिन पहले न्यूज सुने होंगे कि नरेंद्र मोदी बाहर से, विदेश से बाघ मंगवाए हैं, चीता मंगवाए हैं। समझ गए ना जी? 8 चीता मंगवाए हैं। आखिर भारत में चीता तो था, चीता समाप्त कैसे हो गया? क्योंकि चीता को जनन करने के लिए अनुकूल जगह नहीं मिला, अनुकूल परिवेश नहीं मिला, अतः चीता जनन नहीं कर पाया। और जब जनन नहीं कर पाया तो उसका प्रजाति समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया। अब जब विदेश से 8 चीता आया है तो वह चीता जनन कर सके, इसके लिए एकदम वातावरण तैयार करवाया गया है कि ताकि जो चीते आए हैं ना वह आपस में जनन कर सके। तो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जनन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपनी संख्या को या फिर कहें कि अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अगर मानव जनन करना छोड़ दे तो मानव का अस्तित्व है जो अगले 50 साल 100 साल में समाप्त हो जाएगा।
ठीक है ना। मानव अगर जनन करना छोड़ दे तो मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर गाय जनन करना छोड़ दे तो गाय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर कोई भी जीव जंतु जनन करना छोड़ दे तो उस जीव जंतु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जनन नहीं करेगा तो उसके संतान नहीं उत्पन्न होंगे, उसके बच्चे नहीं उत्पन्न होंगे, और जब बच्चे नहीं उत्पन्न होंगे तो उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जनन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए यह चैप्टर पढ़ने में शर्माना नहीं है, क्योंकि जनन हमारे लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो उससे शर्माना नहीं है प्यारे बच्चों, बल्कि उसके बारे में समझना है। ठीक है ना, उसके बारे में समझना है। तो क्या क्या हम आपको पढ़ाए कि जो जीव अपने जैसा समान संतान को उत्पन्न करता है उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। जीव जिस प्रक्रम के माध्यम से अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। समझ गए, यहां तक समझ गए। अगला देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहां पर लिखा है कि जनन की क्रिया सभी जीवों में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जनन के कारण ही कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जनन की क्रिया सिर्फ मानवों में नहीं, सिर्फ जीव जंतुओं में नहीं, बल्कि सभी जीवों में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जनन के कारण ही कोई भी जीव अपनी अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है, जैसे हमारे पिताजी ने हमको जन्म दिया, हम भी किसी और को जन्म देंगे, हमारा शादी ब्याह होगा, ठीक है ना, जनन कार्य होगा, उसके बाद हम भी किसी और को जन्म देंगे। यानी कि जनन कार्य करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो। समझ गए ना, अगर अस्तित्व को नहीं बचाना है तो जनन कार्य नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जिनका कोई बाल बच्चा नहीं होता है उनका वंश ही समाप्त हो जाता है, यानी कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो आप लोग सोच करके देखिए कि जिनकी अगर कोई जनन ना करे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा कि नहीं समाप्त हो जाएगा, बताइए, समाप्त हो जाएगा। तो जनन कार्य बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ देखिए, जनन कार्य करने से संतान की उत्पत्ति होती है, आप लोग को पता है, जनन कार्य करने से संतान की उत्पत्ति होती है। तो जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहा जाता है बच्चों, जनक कहा जाता है। जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को जनक कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब आप लोग इस प्रकार से समझिए, जैसे एक माता और पिता, जैसे एक माता और पिता, माता और पिता जनन कार्य करते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जनन कार्य करते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है। तो माता और पिता को क्या क्या कहा जाएगा, जनक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो जनक कहा जाएगा। समझ गए आप लोग, माता और पिता को जनक। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक नर और एक मादा आपस में जनन करते हैं, एक नर और एक मादा आपस में जनन कार्य करते हैं। तो जनन कार्य करने के फलस्वरूप संतान की उत्पत्ति होती है, और संतान की उत्पत्ति होती है तो इस संतान का यह क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा। ठीक है ना, जनक कहलाएगा। यानी कि जो संतान को जन्म देता है ना उसको जनक कहते हैं। समझ गए क्या लिख रहे हैं, हाँ। देखिए बच्चों, फालतू कमेंट मत करिए, उतना बार हम बता देंगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करवाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, तो फालतू कमेंट नहीं, प्लीज। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ाने दीजिए, धुन में पढ़ाने दीजिए। समझ गए ना, बिल्कुल भी फालतू कमेंट मत करिए। तो आप लोग को पता चल गया ना, जनन कार्य करने के फलस्वरूप ही संतान की उत्पत्ति होती है। जनन कार्य करने के फलस्वरूप ही संतान की उत्पत्ति होती है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग सेक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में हम लोग सेक्स भी बोलते हैं कि सेक्स कार्य करने के फलस्वरूप ही संतान की उत्पत्ति होगा। ठीक है, आगे जब हम लोग लैंगिक जनन पढ़ेंगे ना तो वहां पर सेक्स के बारे में और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, कुछ बच्चे यहाँ पर इमोजी भेजते हैं या फिर कुछ अलग टाइप के कुछ लिख रहे हैं, तो प्लीज उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ ना ऐसा डिस्टर्ब ना करें। ठीक है ना, चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग समझते हैं। क्या हम आपको बताएं, जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, जनक कहा जाता है। समझ गए ना आप लोग यहां तक। साथ ही साथ जनक की क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण या जन्म होता है उसे संतान या संतति कहते हैं, जो यहां पर हम आपको अभी बताए। ठीक है ना, यहां पर जो अभी हम आपको बताए, चलिए एक बार फिर से बतला देते हैं। जैसे एक नर और एक मादा, ठीक है, चलिए फिर से एक बार बतलाते हैं। एक नर और एक मादा, ठीक है ना, इन्होंने जनन कार्य किया, जनन किया, और जनन करने के फलस्वरूप संतान की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो संतान का दूसरा नाम संतति भी है, ध्यान रखिएगा, क्या है, संतति, संतति भी है, और इनको जनक कहा जाता है। तो अगर बायोलॉजी में पूछ दे कि जनक किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जनक किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जनन की क्रिया में भाग लेने वाले को जनन कहते हैं, क्योंकि नर और मादा ही जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। नर और मादा ही जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। और चूंकि संतान जो है वह जन्म होता है, जब जनन कार्य होता है तो संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, तो इसे संतति बोला जाता है। ठीक है, तो जनक किसे कहते हैं और संतान या संतति किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए।
समझ गए ना? जनन क्रिया में भाग लेने वाले को जनक कहते हैं, और जनन क्रिया करने के फलस्वरूप जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका जन्म होता है, उसे संतान कहा जाता है। तब ना वो लोग बोलते हैं कि यह हमारा संतान है, यानी कि इसे हमने जन्म दिया है। समझ गए ना? तब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो फिर आप लोग क्लास को लाइक कर ही दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, समझ में अगर आ रहा हो तो फिर आप लोग क्लास को लाइक करिएगा। लाइक नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। समझ गए ना? क्योंकि आज आप लोगों को भी एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाना है ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। तो फिर क्लास को लाइक एकदम कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग बताइए। चलिए फटाफट से आप बताइए। लाइक कर दिए सब लोग? सब लोग लाइक कर रहे हैं ना? हाँ, चलिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बड़ा आप लोग शरारती बच्चे हैं। जितना हम आप लोगों को सीधा समझते हैं उतना सीधा है नहीं, बड़ा शरारती है। आप लोग का कमेंट देख करके हमें लग रहा है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग सब कुछ समझ गए कि जनन किसे कहते हैं, जनक क्या है और संतान या संतति क्या है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जनन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है। जनन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो ध्यान रखिएगा, जनन की जो क्रिया है वह 2 चरणों में संपन्न होती है। जनन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है ना? जनन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही 2 चीज के बारे में पढ़ना है, अलैंगिक जनन के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में। आज तो अपना पूरा चैप्टर निकल जाएगा, आज का यह क्लास पूरा निकल जाएगा अलैंगिक जनन को पढ़ने में। ठीक है ना? अलैंगिक जनन को पढ़ने में आज पूरा क्लास निकल जाएगा, लेकिन मजा फुल आएगा। चलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है प्यारे बच्चों? अलैंगिक जनन क्या है? अभी आप लोग को हम बताए कि नर और मादा जब जनन कार्य करते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है। यानी कि हर हाल में 2 व्यक्ति तो चाहिए, एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए, तब जाकर के संतान की उत्पत्ति होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक जनन ऐसा भी होता है जिसमें जीव अकेले भाग लेता है। एक जनन ऐसा होता है जिसमें जीव अकेले भाग लेता है और संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे अभी हम आपको बताए कि एक नर होता है, जैसे मान लिया जाए एक नर है, ठीक है, और दूसरा क्या है? मादा है। ठीक है ना? नर और मादा जब आपस में जनन करते हैं तो जनन क्रिया करने के फलस्वरूप संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, संतान की उत्पत्ति होती है। यानी कहने का मतलब कि हर हाल में नर और मादा चाहिए। आप लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जनन ऐसा भी होता है जिसमें एक जीव अकेले किसी संतान की उत्पत्ति कर सकता है। एक जीव अकेले किसी संतान की उत्पत्ति कर सकता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन का परिभाषा होगा कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर, एकल मतलब क्या होता है? यानी सिर्फ और सिर्फ एक जीव भाग लेकर के अगर नए जीव का निर्माण करता है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक। और थोड़ा तोड़ के बता दें क्या? और थोड़ा तोड़ के बता दें। अलैंगिक, लैंगिक मतलब अलैंगिक, आप लोग खुद समझ जाइएगा। अलैंगिक मतलब जिसका लिंग से कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है ना? हाँ, जिसमें आलिंगन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो अलैंगिक जनन क्या है? तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आखिर कौन सा ऐसा जीव है जो अकेले संतान की उत्पत्ति कर देता है? ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? आप लोग सोच रहे हैं ना कि आखिर ऐसा कौन सा जीव है सर जो अकेले संतान की उत्पत्ति कर देता है बिना नर और मादा के? जैसे अगर नर है तो उसको मादा चाहिए तब जाके संतान की उत्पत्ति होगा, अगर कोई मादा है तो उसको नर चाहिए तब जाकर के संतान की उत्पत्ति होगा। लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जो अकेले संतान की उत्पत्ति कर सकता है? तो ऐसा जीव कौन कौन सा है बच्चों? ऐसा जीव है एक कोशिकीय जीव। ऐसा कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक कोशिकीय जीव में जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यह सब बच्चों ध्यान रखिएगा एक कोशिकीय जीव है। यहां पर चित्र आप लोग देख सकते हैं। यह क्या करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। यह क्या करते हैं? पहले तो एक रहे, ठीक है ना? मान लिया जाए कि एक शरीर है इनका पूरा। यह शरीर क्या होता है कि धीरे धीरे
ये जैसे मान लिया जाए कि एक यह शरीर हो गया, ठीक है ना, एक शरीर हो गया अमीबा का। अब यह क्या होता है प्यारे बच्चों कि यह धीरे धीरे दो भागों में टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से यह दो भागों में टूटना, बीच से यह अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और अगला पैटर्न में क्या होता है कि ऊपर वाला अलग हो जाता है और नीचे वाला अलग हो जाता है। देख लीजिए, शुरू में एक था, यहां से दो होना शुरू हुआ और लास्ट में जाते जाते दो हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, एक से दो हो गया कि नहीं हो गया, एक से दो हो गया कि नहीं हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कहने का मतलब, आप लोग ध्यान से समझिए, कहने का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। कहने का मतलब हुआ कि अगर देखिए, जनन दो प्रकार के, एक तो होता है कि दो से एक संतान उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, दो से एक उत्पन्न हुआ, दो से एक उत्पन्न हुआ। और दूसरा होता है कि एक से हो सकता है कि दो उत्पन्न हो जाए, ठीक है, एक से हो सकता है कि दो उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से जनन की क्रिया होती है, समझ गए ना आप लोग। अगर यहां पर एक ही आदमी, सॉरी आदमी नहीं कर सकते, एक ही जीव अगर अकेले संतान की उत्पत्ति कर रहा है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, दो विपरीत जीव कहने का मतलब कि अगर एक नर है तो दूसरी मादा होना चाहिए, ठीक है। विपरीत जीव कहने का मतलब अगर एक नर है तो दूसरी मादा होना चाहिए, तभी जाकर के संतान की उत्पत्ति हो सकता है, समझ गए ना। एक नर और एक मादा चाहिए, ठीक है, चाहे आदमी हो या जानवर हो या फिर कोई भी जीव हो, चूहा हो, घोड़ा, हाथी, बैल, कुछ भी हो प्यारे बच्चों। यानी कि जीव जंतुओं में या फिर बहुकोशिकीय जीव हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, बहुकोशिकीय जीव, या फिर मानव में एक नर चाहिए और दूसरी मादा चाहिए, तब जाकर कहीं क्या हो सकता है, तब जाकर कहीं संतान का उत्पत्ति होगा, ठीक है। तो जब संतान का उत्पत्ति होगा तो वैसे जनन को हम लोग कहेंगे लैंगिक जनन, ठीक है ना, वैसे जनन को हम लोग कहेंगे लैंगिक जनन, ठीक है, वैसे जनन को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे, समझ गए आप लोग। यह जनन जो होता है लैंगिक जनन, सभी मानवों में होता है या फिर सभी स्तनधारियों में होता है जिनके पास स्तन होता है, समझ गए ना, सभी स्तनधारियों में होता है या फिर कह सकते हैं कि सभी मानवों में होता है, समझ गए ना। मानव को जनन कार्य करने के लिए एक नर चाहिए और एक मादा। अगर मादा है तो उसे नर के पास जाना होगा, अगर नर है तो उसे मादा के पास जाना होगा, तभी जाकर के जनन कार्य हो सकता है और तब जाकर के संतान की उत्पत्ति होती है, समझ गए आप लोग। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन समझ गए कि नहीं समझे, बताइए आप लोग। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है लैंगिक और अलैंगिक में, लैंगिक और अलैंगिक में कोई दिक्कत है। अलैंगिक में क्या होता है, एकल जीव भाग लेता है, यानी कि एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक में एकल जीव यानी एक ही जीव भाग लेता है, और लैंगिक में क्या होता है, दो विपरीत जीव भाग लेते हैं, दो विपरीत यानी कि एक नर तो दूसरा मादा, ठीक है ना। तो लैंगिक और अलैंगिक में कोई दिक्कत है, बता दीजिए आप लोग। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल, इसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। बताइए, हाँ अच्छा, अंग्रेजी में भी बताते चले, चलिए कोई बात नहीं, अंग्रेजी में भी बताते चलेंगे, ठीक है ना, जहां जरूरत पड़ा तो अंग्रेजी में जरूर बताएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, होगा भी कैसे, इस चैप्टर में तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। इस चैप्टर में प्रॉब्लम अगर हो जाए तो फिर दुनिया का कोई चैप्टर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, समझ गए ना। इस चैप्टर में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो दुनिया का कोई चैप्टर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोग तो बड़े समझदार हो ना, चैप्टर को बड़ा आसानी से समझ जाते हो, इस चैप्टर को खास करके, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे यह चैप्टर पढ़ने के लिए आए हैं उन्हें हम आगाह कर देना चाहते हैं कि सुबह वाला क्लास जो आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। सुबह वाला क्लास करिए, हिंदी और संस्कृत वाला क्लास। जो बच्चे सुबह में 9 बजे से क्लास नहीं कर रहे हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि सुबह में 9 बजे से भी क्लास चल रहा है, तो सुबह में 9 बजे वाला क्लास मिस मत करिए, बड़ा पछताइएगा। जिस चीज को अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी साइंस पढ़ रहे हैं ना, यह 80 नंबर का पूछेगा। जिस चीज को अभी पढ़ रहे हैं साइंस को, यह 80 नंबर का पूछेगा और 3-3 सब्जेक्ट में माथा खपाना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट में माथा खपाइए। लेकिन सुबह वाला क्लास हिंदी और संस्कृत 80 का नहीं बल्कि 100 का पूछेगा और माथा भी कम खपाइए, ठीक है, 100 का पूछेगा और माथा भी कम खपाना पड़ेगा,
समझ गए कि नहीं? तो सुबह वाला क्लास करिए, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उन्हें हम आज बता देना चाहते हैं कि सुबह वाला क्लास में आप लोग अटेंड होइए। 9 बजे से क्लास चलता है, क्या करते हैं आप लोग? 9 बजे से क्लास चलता है ना, आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे अब क्या होने वाला है, अब हम लोग जरा अलैंगिक जनन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में जरा हम लोग पढ़ना अब शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन के गुण, ठीक है, अलैंगिक जनन के गुण। पहला चीज, इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेता है, शुक्राणु इसमें भाग नहीं लेता है। अब कहेंगे कि सर इस शुक्राणु क्या है, एक नया शब्द आ गया। तो ऐसा है बच्चों कि अभी हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। जब हम लोग लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि शुक्राणु क्या होता है, क्योंकि यहां पर पढ़ रहे हैं अलैंगिक में कि शुक्राणु भाग नहीं लेता है, लेकिन लैंगिक में पढ़ेंगे कि शुक्राणु भाग लेता है। समझ गए ना? अलैंगिक में पढ़ रहे हैं कि शुक्राणु भाग नहीं लेता है, लेकिन लैंगिक में पढ़ेंगे कि शुक्राणु भाग लेता है। तो शुक्राणु जब भाग लेता है तो आखिर शुक्राणु है क्या, इसके बारे में हम अभी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यह शुक्राणु किस चीज में, नर में पाया जाता है, यह शुक्राणु नर में पाया जाता है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग वीर्ज भी कहते हैं, ठीक है ना, वीर्ज भी कहते हैं। समझ गए ना? वीर्ज में ही शुक्राणु पाए जाते हैं हजारों करोड़ों की संख्या में। आगे जब हम लैंगिक जनन पढ़ाएंगे ना तो वहां पर बड़ा एकदम ध्यान से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें अंडाणु भाग नहीं लेता है। अब यह अंडाणु क्या है, अंडाणु क्या है? तो शुक्राणु नर में पाया जाता है, लेकिन अंडाणु मादा में पाया जाता है, ठीक है ना। अंडाणु मादा में पाया जाता है। तो अंडाणु के बारे में भी हम आपको लैंगिक जनन में, अभी बस इतना समझ लीजिए आप लोग कि यह एक ऐसा चीज है जिसे हम लोग लैंगिक जनन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, लैंगिक जनन में पढ़ेंगे। तो यहां पर बस 2-3 चीज है जिसके बारे में अभी आप लोग क्वेश्चन ना करें, क्योंकि अभी हम इस चीज के बारे में विस्तार से नहीं पढ़ा सकते हैं। अगले क्लास में जब लैंगिक जनन पढ़ाएंगे तो वहां पर विस्तार से बताएंगे। तो शुक्राणु के बारे में, अंडाणु के बारे में और निषेचन के बारे में और युग्मक के बारे में, इन सब चीजों के बारे में अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन में एकदम बढ़िया से। तो अभी हम लोग सिर्फ गुण देख लेते हैं, अलैंगिक जनन के गुण। इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेता है, इसमें अंडाणु भाग नहीं लेता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। यानी अनुवांशिक रूप से जनक के समान कहने का मतलब क्या हुआ पता है? अगर कोई गोरा है तो अगर उसका बाल बच्चा भी गोरा पैदा ले लिया तो समझिए कि उसमें अनुवांशिक का गुण हो गया। अगर कोई नाटा है तो समझिए कि उसका बेटा भी अगर नाटा हो गया, उसका बेटी अगर नाटी है तो समझ लीजिए कि उसमें अनुवांशिक का गुण है। या फिर एक रोग भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, समझ गए ना। वह रोग भी होता है ना, वह अनुवांशिकता का गुण है। जैसे मान लिया जाए, इस प्रकार से आप लोग समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति प्यारे बच्चों काला है, ठीक है ना, या फिर काला कहना गलत होगा, सांवला कह लीजिए, ठीक है ना। एक व्यक्ति है जो कैसा है, सांवला है, ठीक है, सांवला है। और एक महिला जो है वह गोरी है भाई, एकदम गोरी है, चकाचक, समझ गए ना। दोनों में क्या हो गया जी, दोनों में शादी हो गया, ठीक है, दोनों में शादी हो गया। एक सांवला पुरुष है और यह गोरी महिला है। शादी होने के बाद इन दोनों का जो बच्चा जन्म लिया वह बच्चा जो था वह गोरा था, बच्चा जो जन्म लिया वह बच्चा गोरा था। अब आप लोग बताइए इस बच्चे में किसका गुण गया, अपने पिता का गुण गया कि माता का गुण गया? बताइए, यह जो बच्चा गोरा पैदा लिया इसमें माता का गुण गया कि पिता का गुण गया? आप लोग बताइए। बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, अरे ये लड़का बात तो अपने बाबूजी पर गया है, अपने मम्मी पर गया है, ठीक है ना। अगर सांवला हो गया, पिताजी सांवले हैं तो अपने बाप पर गया है। अगर मम्मी गोरी है, अगर बेटी भी गोरी, बेटा भी गोरा, तो बोलते हैं अपने मम्मी पर गई है। तो बताइए किस पर जाएगा जी? हाँ, माँ पर गई है, बिल्कुल सही जवाब। जाहिर सी बात है कि जब यह गोरी थी, माँ गोरी थी और संतान भी गोरा है, तो जाहिर सी बात है कि संतान का अनुवांशिक किससे मिलता जुलता है? माँ से मिलता जुलता है। किससे? माँ से मिलता जुलता है। अच्छा, गोरा वाला हम एग्जाम्पल हटा देते हैं, गोरा वाला एग्जाम्पल हम हटा देते हैं, ठीक है ना। एक पुरुष है, ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और एक महिला है, ठीक है ना, एक पुरुष है और एक महिला है। पुरुष का जो हाइट है प्यारे बच्चों, वह प्यारे बच्चों 5.5 इंच है, 5.5 इंच है, ठीक है ना, 5 इंच है। और महिला का जो हाइट है वह है 5 इंच, ठीक है, वह 5 इंच है। मतलब दोनों में से कोई लंबा नहीं है, लेकिन पुरुष थोड़ा सा लंबा है, महिला
थोड़ा नाटी है। अब इससे जो संतान उत्पन्न हुआ, यह जो संतान उत्पन्न हुआ प्यारे बच्चों, इसका जो लंबाई रह गया ना, वह मान करके चलिए कि 5 फुट ही रह गया या फिर 4.8 फुट रह गया। सॉरी, इंच लिख रहे थे क्या जी हम इधर? इंच नहीं होगा प्यारे बच्चों, इंच तो बहुत छोटा हो जाएगा, फुट कर लीजिएगा, ठीक है ना? फुट, 5 फीट, ठीक है। इंच तो इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा संतान होता है? चलिए, तो अब बताइए आप लोग कि अगर पुरुष लंबा है, महिला अगर नाटी है, या फिर कह सकते हैं कि कद की छोटी है, और संतान भी अगर कद की छोटी, संतान भी अगर जो पैदा लिया वो वह भी अगर कद का छोटा है, तो हम लोग कहेंगे कि यह अपने माता पर गया है। अगर संतान लंबा पैदा ले ले तो कहेंगे कि यह अपने पिता पर गया है। तो यह कौन से गुण के कारण हो रहा है जी? कौन से गुण के कारण हो रहा है? तो यह अनुवांशिक गुण के कारण हो रहा है। कौन से गुण के कारण हो रहा है? अनुवांशिक गुण के कारण, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, अनुवांशिक गुण के कारण ऐसा हो रहा है। अनुवांशिक गुण के कारण ऐसा हो रहा है। समझ गए? अनुवांशिक गुण समझ गए कि नहीं समझे, बताइए। देखिए, दो तरह के गुण होते हैं, एक तो बाहर वाला गुण और एक अंदर वाला गुण, ठीक है। बाहर वाला गुण जैसे हम लोग देखने में लग रहे हैं कि अपने पिताजी के समान है, भाई चेहरा मोहरा एकदम पिताजी से मिल रहा है, तो कहेंगे कि भाई पिताजी का अनुवांशिक गुण हम में आया है। समझ गए? अगर जितना हाइट पिताजी का है उतना ही हाइट हमारा है, तो कहेंगे कि पिताजी का गुण आया है। अगर पिताजी सामले हैं, हम भी सामले हुए, तो पिताजी का गुण आया है। लेकिन कुछ अंदरूनी गुण होते हैं प्यारे बच्चों, कुछ अंदरूनी गुण होते हैं जिसे भी हम लोग अनुवांशिक गुण ही कहते हैं। सिर्फ बाहरी गुण नहीं आता है, कुछ अंदरूनी गुण भी आ जाता है। समझ गए ना? कुछ अंदरूनी गुण भी आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं। समझ गए? तो कुछ बाहरी गुण और कुछ अंदर वाला गुण, दोनों गुण आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अनुवांशिक गुण कहते हैं। तो इसमें उत्पन्न जो संतान होता है, यानी कि अलैंगिक जनन में भी जो संतान उत्पन्न होता है, उसमें भी अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। जनक यानी कि जो जन्म दिया है, ठीक है ना, उसके समान होता है। समझ गए? समझ गए ना जी? हाँ, शुक्राणु लड़कों में पाया जाता है और अंडाणु लड़कियों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? शुक्राणु लड़कों में पाया जाता है और अंडाणु लड़कियों में पाया जाता है। अरे, और हम विस्तार से पढ़ाएंगे शुक्राणु के बारे में और अंडाणु के बारे में, पूरे विस्तार से एकदम पूरा रामायण ही खोल देंगे। क्यों चिंता करते हैं आप लोग? हैं? पूरा रामायण महाभारत खोल करके पढ़ा देंगे, एक भी दोहा आपसे नहीं छूटेगा। क्या है चिंता कर रहे हैं? आप लोग को सामने पूरा, हम जब बायोलॉजी पढ़ा ही रहे हैं तो फिर पूरा पढ़ाएंगे। अभी अलैंगिक जनन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? जब लैंगिक में घुसेंगे ना, तब और दुगना मजा आएगा, ठीक है? जब अलैंगिक में घुसेंगे तो और खूब मजा आने वाला है आप लोगों को। बस 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना? चलिए, सारे लोग जुड़ चुके हैं अभी? चलिए आगे पढ़ाया जाए। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट तो ऐसे हम लास्ट में दे देंगे, क्यों चिंता करते हैं आप लोग? स्क्रीनशॉट हम लास्ट में दे देंगे, अभी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट तो हम लास्ट में दे ही देंगे जी। चलिए, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा एक बार कमेंट कर दीजिए तो सभी लोग मिलकर के, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरा एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी बच्चे जरा एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए तो फटाफट से। चलिए, सारे बच्चे मिलकर के जरा एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए जी, ठीक है? सारे बच्चे जरा मिल करके एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। सारे बच्चे लाइक कर दिए? चलिए, अब देखिए क्या है, अगला क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अब युग्मक क्या है, यह भी हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? युग्मक क्या है यह भी अगले क्लास में। उसके अलावा इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। अगले क्लास में आप देख लीजिए ना, अगर लास्ट तक हो गया तो इसी क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है? इसी क्लास में पढ़ा देंगे सब कुछ, अगर समय बच गया तो। शुक्राणु, अंडाणु, निषेचन, युग्मक, उसके अलावा इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। अभी ना हम आपको पढ़ाए कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, उसके अलावा यह सरल जीवों और पादपों में होता है। यानी कि यह जो अलैंगिक जनन की क्रिया है ना, यह किसमें होता है? तो सरल जीवों में या फिर पादपों में। सरल जीवों यानी सूक्ष्म जीवों में होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, और यह पादपों में भी होता है अलैंगिक जनन ही। समझ गए? तो यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर,
क्या पूछ दे, लैंगिक और अलैंगिक में अंतर, लैंगिक और अलैंगिक में अंतर अगर पूछ दे तो अंतर में भी आप लोगों का यह गुण सब काम आ जाएगा। ऐसे तो हम अंतर जब पढ़ाएंगे ना तो सेम यही वाला चीज पढ़ाएंगे, ठीक है, कि इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेता है, लैंगिक में शुक्राणु भाग लेता है, इसमें अंडाणु भाग नहीं लेता है लेकिन लैंगिक में अंडाणु भाग लेता है, इसमें निषेचन नहीं होता है लेकिन लैंगिक में निषेचन होता है। इस प्रकार से अंतर आपको याद कर लेना है, समझ गए ना। इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है और उसमें भी जनक के समान होता है, लैंगिक में भी, यह दोनों में समानता है, ध्यान रखिएगा। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है लेकिन लैंगिक में युग्मक का निर्माण होगा, जब लैंगिक पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। इसमें केवल एक जनक भाग लेता है लेकिन उसमें दो जनक भाग लेता है, एक नर और एक मादा। और यहां पर यह सरल जीवों और पादपों में होता है, यह सरल जीवों और पादपों में नहीं बल्कि यह मानव और स्तनधारियों में होता है, समझ गए। तो यह सब कुछ अगले क्लास में, तब ना बोल रहे हैं इस क्लास में तो मजा कितना परसेंट, 100%। इस क्लास में मजा 100% और अगले क्लास में मजा 300%, एकदम डिट्टो, ठीक है ना। इस क्लास में अगर मजा आप लोग को 100% आ रहा है तो हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि अगले क्लास में मजा 300% आने वाला है, या फिर जैसे जैसे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना मजा बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को जितना मजा आ रहा है ना मजा डबल होते जाएगा, मजा बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ सर इस चैप्टर का फुल पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा भाई, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, फुल पीडीएफ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के गुण हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, कितने प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं, ठीक है ना। अलैंगिक जनन के प्रकार हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर यह अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां निम्न, या फिर कह सकते हैं कि उसके प्रकार निम्नलिखित हैं। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां या प्रकार जो है वह निम्नलिखित है, ठीक है ना। लैंगिक जनन की प्रमुख विधियां या प्रकार निम्नलिखित है। कौन कौन है भाई, देखिए सबसे पहला है विखंडन। अभी हम प्यारे बच्चों टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन का लिंक हम नीचे लाइव चैट में लगा दिए हैं, जो बच्चे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है ना डाउनलोड कर लीजिएगा। और यह सारा जो पीडीएफ है ना वह डाला जाएगा क्रैश कोर्स वाले एप्लीकेशन पर। जो बच्चे क्रैश कोर्स परचेज करेंगे उनको पूरा नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, ठीक है ना। जो बच्चे क्रैश कोर्स परचेज करेंगे उनको पूरा नोट्स एकदम फ्री में मिलने वाला है, साथ ही साथ क्रैश कोर्स का भी नोट्स फ्री में मिलने वाला है। तो यह सब चीज उनको फायदा होने वाला है, तो हम लिंक डाल दिए हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां। सबसे पहला विखंडन होता है। विखंडन चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं, ढेर सारा विधि है अलैंगिक जनन का, तो सभी के बारे में पढ़ते हैं। विखंडन क्या है, तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव या फिर जनक, जिसमें जीव या फिर जनक दो या दो से अधिक भागों में, ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होकर के स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मातृ संतति के जैसा समान संतति को उत्पन्न करता है, उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन यानी कि खंडन होना। विखंडन मतलब क्या होता है, खंडन यानी कि अलग होना। तो हम लोग कहेंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव जनक, जीव या जनक दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होता है या फिर अलग अलग होता है या फिर स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपने मातृ संतति के जैसा समान संतति को यानी मातृ संतान के जैसा समान संतान को जन्म देता है अलग अलग होकर के, तो उसे हम लोग कहते हैं कि विखंडन हुआ। और यह विखंडन भी दो चरणों में होता है। यह जो विखंडन यानी कि अलग होने का जो प्रोसेस है ना यह भी दो चरणों में होता है। एक प्रोसेस में क्या होता है कि दो भाग में विखंडन होता है और एक में क्या होता है कि दो से अधिक भागों में विखंडन होता है। जैसे इस प्रकार से आप लोग समझिए, इस प्रकार से जैसे मान लिया जाए कि इसमें एक जनक हो गया, यह क्या हो गया प्यारे बच्चों, जनक हो गया। इससे संतान का उत्पत्ति जब हुआ, इससे जब संतान का उत्पत्ति हुआ तो दो संतान उत्पन्न हुआ, इससे दो संतान उत्पन्न हुआ, समझ गए ना। इससे दो संतान उत्पन्न हुआ, यह पहला संतान हो गया या दूसरा संतान हो गया, ठीक है। एक तो पहला यह हो गया क्या, यह जब दो संतान उत्पन्न हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विखंडन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, द्विखंडन बोलेंगे। द्वि मतलब दो और खंडन मतलब अलग होना, यानी कि दो भागों में अलग हुआ ना। कितने भागों में, दो भागों में अलग हुआ, यानी कि जनक दो भागों में अलग अलग हो गया। लेकिन वहीं एक ऐसा भी जनन होगा जिसमें यह जनक है, यह क्या है, जनक है, यह ढेर सारे भागों में विभक्त हो जाएगा।
ठीक है, ढेर सारे, एक संतान, दो संतान, तीन संतान, चार संतान, पांच संतान, छह संतान, यानी कि ढेर सारे, दो से अधिक, एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि जनक एक है लेकिन यह ढेर सारे भागों में टूट गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बहुखंडन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुखंडन। बहु मतलब क्या होता है? बहु मतलब अधिक और खंडन मतलब अलग होना, यानी कि दो से अधिक भागों में अगर खंडन हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं कि बहुखंडन हुआ। समझ गए कि नहीं समझे? बताइए। हैं? क्रैश कोर्स बाबू 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। क्रैश कोर्स 1 दिसंबर से एकदम क्लियर, एकदम स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ना? तो द्विखंडन और बहुखंडन कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं? बताइए। आज हम भी एकदम पूरे एनर्जी में हैं। अगर आप लोगों को यह चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा है तो हमें भी पढ़ाने में मजा आ रहा है। ठीक है ना? आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है तो हमें भी पढ़ाने में एकदम फुल मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? अगर जनक दो भागों में विभक्त हो रहा है तो द्विखंडन, अगर जनक दो से अधिक भागों में विभक्त हो रहा है तो बहुखंडन। किसी को कोई दिक्कत? एक भी बच्चा बोल दे कि हाँ सर हमें दिक्कत है, हम तो विश्वास ना करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दिक्कत हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? चलिए। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई दिक्कत नहीं है। अरे जरा पानी पी लेने दो रे भाई, आज आज मजा आने वाला है, गर्दा उड़ेगा आज। हम्म, आज फुल मजा आने वाला है। आप लोग एकदम तैयार रहिए आज। ठीक है, चलिए जी। सब लोग समझ गए? हम्म, सब लोग समझ गए? सारे बच्चे समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्विखंडन और बहुखंडन समझ गए कि नहीं समझे? द्विखंडन का परिभाषा क्या लिखेंगे कि विखंडन की वह विधि जिसमें जनक दो भागों में विभक्त होता है। जनक कितने भागों में विभक्त होता है? तो जनक दो भागों में विभक्त होकर के स्वतंत्र जीवन यापन करता है। ठीक है, दो भागों में विभक्त हो गया और अपना स्वतंत्र जीवन यापन करना शुरू कर दिया। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह एक अमीबा है। जैसे मान लिया जाए यह क्या है बच्चों? एक अमीबा है। यह अमीबा क्या हुआ कि धीरे धीरे इस प्रकार से विभक्त हुआ और दो भागों में जैसे लगा, और तीसरा जाते जाते एक अमीबा इधर और एक अमीबा इधर, यानी पहला और दूसरा दोनों अपना स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर दिया। तो हम लोग कहेंगे कि एक से दो का निर्माण हो गया, इसलिए यह क्या हो गया? द्विखंडन हो गया। ठीक है, एक से दो का निर्माण हो गया तो यह द्विखंडन हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? एक से दो का निर्माण हो गया तो द्विखंडन हो गया। समझ गए? अच्छा, अब बहुखंडन क्या है? अब बहुखंडन क्या है जरा देख लेते हैं। बहुखंडन विखंडन की वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसे पुट्टी कहते हैं। यह पुट्टी अचानक फटती है और इसमें बहुत सारे जीव बाहर निकल करके स्वतंत्र जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि बहुखंडन हुआ। यानी कि एक आवरण होता है, उस आवरण में ढेर सारे जीव जमा रहते हैं और जब वह आवरण फटता है तो उसमें से ढेरों सारे जीव निकल जाते हैं, बहुत अधिक की संख्या में जीव निकलते हैं और वह अपना स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो फिर उसे कहते हैं कि बहुखंडन हुआ। उसे क्या कहते हैं? कि बहुखंडन हुआ, यानी कि बहुत अधिक संख्या में आदमी आया। हम लोग जैसे बोलते हैं बहू, बहू मतलब क्या होता है जी? बहू मतलब वो मत समझ लीजिएगा कि घर में जो नई नवेली बहू आई है, दुल्हन आई है, उसको बहू बोल रहे हैं। बहू मतलब अधिक होता है। बहू मतलब अधिक होता है। समझ गए ना? हाँ, बहू मतलब अधिक होता है। तो बहुखंडन यानी कि दो से अधिक भाग में खंडन हो रहा है, दो से अधिक भाग में। इस तरीके से देखिए, दो से इधर दो में हुआ तो द्विखंडन, इधर दो से अधिक भाग में हो रहा है तो इसको बहुखंडन। तो बहुखंडन का परिभाषा यही लिखेंगे कि वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसे पुट्टी कहते हैं। यह पुट्टी अचानक फटती है और इससे बहुत सारे जीव बाहर निकल करके स्वतंत्र जीवन यापन शुरू कर देते हैं और अपने मातृ संतति के जैसा समान संतति उत्पन्न करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं? बहुखंडन बोलते हैं, जिसमें अमीबा भी आता है, बाउचेरिया भी आता है। ठीक है ना? अमीबा भी आता है, बाउचेरिया भी आता है, ढेर सारे जीव हो गए। अमीबा सिर्फ दो ही भागों में नहीं बढ़ता है, हो सकता है कि 10 भागों में बढ़ जाए, हो सकता है कि 20 भागों में बढ़ जाए, हो सकता है 50 भागों में बढ़ जाए। समझ गए ना? हाँ, चलिए, तो यहां तक समझ गए। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे?
हम आपको क्या बता रहे थे? हम आपको बता रहे थे अलैंगिक जनन के प्रकार। हम आपको क्या बता रहे थे? अलैंगिक जनन के प्रकार बता रहे थे, जिसमें पहला प्रकार बताए विखंडन। विखंडन के दो प्रकार, द्विखंडन और बहुखंडन, लेकिन पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन। मुकुलन क्या है जरा देखिए, मुकुलन क्या है जरा इसके बारे में हम आपको समझाते हैं कि मुकुलन क्या है, ध्यान से समझिएगा। मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है, जिसे मुकुल या क्या कहते हैं? कली। मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल से नए जीव का निर्माण होना ही मुकुलन कहलाता है। जैसे आप लोग यहां पर हाइड्रा को देख रहे हैं, यह किस चीज का है? हाइड्रा। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय नहीं होता है। तो यह हाइड्रा आप लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं। यह जो हाइड्रा है शुरू में यहां पर देखिए एक छोटा सा भाग निकला है। देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर देखिए एक छोटा सा भाग निकला है। यह भाग धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और धीरे धीरे इसी के जैसा यह दूसरा हो गया, और बाद में क्या हो जाएगा? यहां से अलग हो जाएगा। यह अपना अलग स्वतंत्र जीवन जिएगा, यह अपना अलग स्वतंत्र जीवन जिएगा। तो इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसी को मुकुलन कहते हैं, इसी को मुकुलन कहते हैं। या फिर यहां पर अमीबा में ही आप लोग देख लीजिए ना, ईस्ट में देख लीजिए, ईस्ट में ही देख लीजिए, इस प्रकार से देखिए, ठीक है। ईस्ट में ही आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए ईस्ट में कि यह मान लिया जाए कोई ईस्ट है, ठीक है ना, यह मान लिया जाए कोई ईस्ट है, ठीक है, यह कोई ईस्ट है। इससे क्या हुआ कि ढेर सारा, यह जैसे मान लिया जाए यह क्या ईस्ट है, इससे यहां से एक उभार निकला, यहां से एक उभार निकला है, यहां से एक उभार निकला है, यहां से एक उभार निकला है, यहां से एक उभार निकला, और सब बाद में जाकर के अलग हो गया, सब बाद में जाकर के अलग हो गया। तो कितना हो गया जी? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, यानी कि एक जीव से कितना जीव बन गया? पांच जीव बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मुकुलन विधि से अलग हुआ है। क्या कहेंगे? मुकुलन विधि से अलग हुआ है। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं, मुकुल या कली कहते हैं, और मुकुल से नए जीव का निर्माण होना ही मुकुलन कहलाता है। जैसे हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, ईस्ट जो है, ध्यान रखिएगा, ईस्ट जो है वह एक कोशिकीय जीव है, लेकिन हाइड्रा जो है वह बहुकोशिकीय जीव है। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि हाइड्रा भी एक कोशिकीय है, ठीक है ना। ऐसा मत बोलिएगा कि हाइड्रा भी सर एक कोशिकीय ही है, ऐसा बिल्कुल मत बोलिएगा, वरना गलत हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। दो विधि हम लोग देख लिए, पहला विधि देख लिए विखंडन, दूसरा देख लिए मुकुलन। अब तीसरा विधि है अपखंडन। अपखंडन क्या होता है? तीसरा विधि है अपखंडन क्या होता है? चलिए पहले इसके बारे में समझा देते हैं, तब हम लोग आएंगे यहां पर, ठीक है ना। इसके बारे में पहले समझा देते हैं कि अपखंडन क्या होता है। अपखंडन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि एक जीव ऐसा होता है, जैसे मान लिया जाए कि यह एक जीव है, ठीक है ना, यह एक जीव है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मान लिया जाए एक जीव है, ठीक है, हाँ जी, इस प्रकार से एक क्या है प्यारे बच्चों? जीव है, ठीक है। अब यह जीव क्या हुआ है कि यह जीव ठीक इसी तरह से अगले पैटर्न में क्या होगा, ठीक है ना, यह फिर से हम यहां पर बनाते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा जरा बढ़िया से, एकदम लाजवाब तरीके से, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ है, यह जीव क्या होता है कि दो भागों में विभक्त हो गया। यहां से हम इसको दो भागों में विभक्त कर दिए। दो भागों में विभक्त जैसे ही कर दिए तो यह वाला भाग अपना स्वतंत्र जीवन जिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यह बीच से दो भागों में विभक्त कर दिए तो मर जाएगा। हम लोगों को अगर दो भाग से विभक्त कर देगा तो क्या हो जाएगा? टे बोल जाएंगे 2 मिनट में, ठीक है ना, 2 मिनट में स्वर्ग सिधार जाएंगे जी। अगर कोई बीच से विभक्त हो जाएगा तब, अगर कोई बीच से काट देगा जी तो आदमी बचेगा? नहीं बचेगा। कोई भी जीव जंतु को अगर बीच से काट देगा तो बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन यह विधि ऐसा होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसको अगर दो भागों में विभक्त करेंगे ना तो जो पार्ट अलग हो गया वो वह अपना स्वतंत्र जीवन जिएगा, यह पार्ट अलग हो गया यह अपना स्वतंत्र जीवन जिएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं अपखंडन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपखंडन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अपखंडन विधि कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? अपखंडन विधि कहते हैं। तो लिखेंगे कि जब कोई जनक का शरीर दो हिस्सों में टूट जाए और दोनों हिस्से अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे तो उसे अपखंडन कहते हैं। दो हिस्सों में नहीं बल्कि 3 हिस्सा में भी टूट सकता है, ठीक है ना, 4 हिस्सा में भी टूट सकता है। जैसे मान लिया जाए यहां पर हम यह चीज देखते हैं, ठीक है ना, हाँ, जैसे हो सकता है कि यह और ज्यादा भाग में टूट जाए, हो सकता है कि 4 भागों में टूट गया। देख लीजिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, हो सकता है कि 4 भाग में टूट जाए तो इसको हम अपखंडन बोलेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 भाग में टूटना चाहिए,
समझ गए? दो भाग में टूटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चार भाग में भी टूट सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपखंडन कहेंगे। समझ गए? चलिए, अब उसके बाद एक अगला है प्यारे बच्चों, पुनर्जनन, या फिर जिसको पुनरुद्ध भवन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनरुद्ध भवन। तो अगला है पुनर्जनन। पुनर्जनन मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना जी कि जैसे फिल्म देखते हैं तो कहते हैं कि ई हीरो का पुनर्जन्म हुआ है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं तो कहते हैं ना कि ई हीरोइया के फिर से एक बार जन्म हुआ है, एक बार तो मर गया था और फिर एक बार जन्म हुआ, यानी कि पुनर्जन्म हुआ है। और पुनर्जन्म, सॉरी बोलने में गड़बड़ा जाते हैं यार, पुनर्जन्म, ठीक है ना? पुनर्जन्म मतलब क्या होता है कि दोबारा जन्म। जैसे आप लोग बिछौती को देखते होंगे, छिपकली, हम लोग बिछौती बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, तो बिछौतिया को आप लोग क्या देखते हैं कि इसका पुच्छी अगर कट जाए, इसका पूछ अगर कट जाए ना, जैसे मान लिया जाए कि बिछौती को ऐसे मारिएगा ना तो उसका पुच्छिया कट जाएगा, ठीक है, उसका पुच्छी कट जाएगा। तो पुच्छी जब कट जाता है ना जी, तो देखते हैं कि उससे फिर नया पुच्छी का निर्माण हो जाता है। नया पूछ धीरे 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 बड़ा होगा और पूछ का निर्माण फिर से हो जाएगा, ठीक है, पूछ का निर्माण फिर से हो जाता है। लेकिन पूछ से शरीर का निर्माण नहीं होगा, पूछ से शरीर का निर्माण नहीं होगा, बल्कि शरीर से पूछ का निर्माण होगा। समझ गए? हम लोगों में ऐसा नहीं है, हम लोगों में ऐसा नहीं है। हम लोगों में ऐसा अगर बात रहता तो फिर क्या दिक्कत था? अगर हाथ कट जाए तो हाथ फिर से निकल जाएगा, अगर ये हाथ कट जाए तो हाथ फिर से निकल जाएगा, पैर कट जाए तो पैर फिर से निकल जाएगा। ऐसा हम लोगों में नहीं है, बल्कि छिपकली में है ऐसा कि अगर पूछ कट जाए ना तो पूछ फिर से जीवित हो जाता है, पूछ फिर से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। समझ गए? होता है कि नहीं होता है? अगर हम लोगों में ये सिस्टम भगवान दे देते तो कितना बढ़िया रहता, बताइए। अगर एक बार कटे तो फिर से निकल जाए जी, है? हाथ कटने पर थोड़ा दर्द ना होता, 2 4 5 महीना में 10 महीना में फिर से नया एक नया हाथ आ जाता, एकदम बोलते कि लो भाई नया लॉन्च हो गया, ठीक है, लो एकदम हाथ नया लॉन्च हो गया, दोनों हाथ हमारा नया लॉन्च हुआ है जी। बोलते कि नहीं बोलते, बताइए? बोलते ना? कितना मजा आता, कितना मजा आता, बड़ा मजा आता जी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा इस प्रकार का एक जलीय जीव होता है प्यारे बच्चों, इस जलीय जीव को आप लोग देखे होंगे, ठीक है, इस जलीय जीव को आप लोग देखे होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम दिखाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। ओह, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? हाँ देखिए, दिखाई पड़ रहा है जी? यह जलीय जीव आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखिए तो, दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, यह जलीय जीव, देखिए इसको झिंगुर मछली भी, शायद झिंगुर मछली भी कुछ इसी प्रकार का होता है। इसमें देखते हैं ना कि ढेर सारा, इधर भी एक निकला हुआ है, इधर भी एक निकला हुआ, इधर भी एक निकला हुआ, इधर भी एक निकला हुआ, इधर इधर, मतलब चारों तरफ से इसका शाखा निकला हुआ है, ठीक है। एकदम ऐसे ऐसे करके चलता होगा पानी में, बड़ा डर मतलब भयंकर लगता होगा यार, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि एगो इसका कट जाए, ठीक है ना, अगर इसका एक पीस कटिए जाएगा तो यह फिर से, देखिए इधर वाला कट गया है ना, यह धीरे धीरे फिर से बड़ा हो जाएगा, यह वाला कट गया है, यह फिर से बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म हुआ। क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म हुआ इसका। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसका क्या हुआ है? तो पुनर्जन्म हुआ है, बोलेंगे ना? बताइए। हम्म, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस बोलते हैं इसको। अच्छा, ऑक्टोपस बोलते हैं क्या? या झिंगुर मछली भी कुछ इसी प्रकार का होता है ना, झिंगुर। शायद हम झिंगुर मछली कभी देखे नहीं है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो मान लेते हैं ऑक्टोपस, ठीक है। हम्म, देख रहे हैं, इधर वाला है, इधर वाला है, इधर वाला है, इधर वाला है, लेकिन इधर वाला कट गया है तो फिर एक नया लॉन्च हो जाएगा, इसमें नया फूट जाएगा जी। समझ गए कि नहीं समझे? बताइए, समझ गए ना आप लोग? तो पुनर्जन्म का परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव जो है, जिसमें जीव शरीर के कटे भाग से नए जीव का विकास होता है। देखिए, शरीर के कटे भाग से नए जीव का विकास होता है। पूछ जब कट जाएगा तो इससे शरीर बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। पूछ जब कट जाएगा ना तो इससे शरीर कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन शरीर से पूछ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के कटे भाग से नए जीव का विकास होता है जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है, जैसे प्लानेरियम, अमीबा, हाइड्रा, फीता कृमि, छिपकली। अमीबा सबको जानते हैं, अगर तूर दीजिएगा ना किसी चीज से, जैसे मान लिया जाए कि अमीबा, मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई अमीबा है, हमारे हाथ पर कोई अमीबा है, पता तो नहीं चल रहा है, पता तो नहीं चल रहा है, इसको कुछ चीज से मारे ना, यह अमीबा 10 भाग में टूट गया, 10 भाग में टूटेगा ना, 10 एक नया जीव उत्पन्न कर लेगा, ठीक है, 10 एक नया जीव उत्पन्न कर लेगा। समझ गए ना? हाँ, हाइड्रा हो गया, एक नया जीव उत्पन्न कर लेगा।
यह सब अपना एक नया जीव ही अलग से उत्पन्न कर लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं, कि फिर से उस शरीरवा के अंग के पुनर्जन्म हुआ। ठीक है ना, फिर से क्या बोलेंगे कि उस शरीर के किसी खास अंग का क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ है। समझ गए? कितना से कितना बजे तक क्रैश कोर्स चलेगा, टाइम अभी नहीं रखा गया है, आप लोग की सहूलियत से ही टाइम रखा जाएगा। रात में सब फ्री होते हैं ना, रात में ही रख देंगे, जब आप लोग बोलेंगे तब रख देंगे। क्रैश कोर्स का टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है, जब आप लोग बोलेंगे तब रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे जी? चलिए, हाँ देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट है कि सर कुछ लोग बड़ा गंदा कमेंट कर रहे हैं। तो अगर जो लोग गंदा कमेंट कर रहे हैं ना, तो हम अपने मॉडरेटर को बोलना चाहते हैं कि आप कृपया उन्हें या तो टाइम आउट करिए या तो ब्लॉक करिए। ठीक है, जो बच्चे हद पार कर रहे हैं ना, उनको या तो टाइम आउट कर दीजिए या ब्लॉक कर दीजिए। इसलिए हद पार मत करिए, लिमिट में रह करके कोई भी काम करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने फैमिली के साथ बैठ करके भी यह वीडियो देखते हैं। ठीक है, अपने बहन के साथ बैठ करके क्लास करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। ठीक है ना, जो भाई बहन एक साथ बैठ करके क्लास करते होंगे। तो कृपया गंदा कमेंट ना करें, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस तरीके का असंवेदनशील कमेंट ना करें। सॉरी, संवेदनशील। ठीक है, बहुत सारे भाई बहन एक साथ बैठ करके हमारा क्लास करते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग सतर्कता बरतें। चलिए, यहां तक हो गया जी? बताइए, यहां तक क्लियर है सब कुछ? अब आगे अगला विधि कौन सा है? अलैंगिक जनन का अगला विधि कौन सा है? अगला विधि है कायिक जनन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कायिक प्रबंधन। क्या इसका नाम दूसरा होता है? कायिक प्रबंधन, कायिक जनन या फिर कायिक प्रबंधन। समझ रहे हैं ना? कायिक जनन कायिक प्रबंधन में क्या होता है कि अगर आप लोग काट छांट करके भी लगा दीजिएगा ना, तो एक नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आलू को देख लीजिए, आलूआ को अगर बीचे से काट भी दीजिएगा ना, अगर इतना भी चार भाग में कर दीजिए ना, फिर भी अगर इसमें एक आंख बच गया ना जी, एक आंख, आलू में ढेर सारा आंख होता है, ठीक है, एक आंख भी बच जाएगा ना, तो इसे नया पौधा उत्पन्न कर लेगा। प्याज में अगर कहीं भी थोड़ा सा बच गया तो नया पौधा उत्पन्न कर लेगा। गुलाब का पंखुड़ी देखे हैं? गुलाब का पंखुड़ी, गुलाब के पंखुड़ी को काट करके सिर्फ लगा दिया जाए ना, तो एक नया पौधा का जन्म हो जाता है। गुलाब के पंखुड़ी को काट करके अगर सिर्फ लगा दिया जाए तो एक नया पौधा का जन्म हो जाता है। ठीक है, कुछ पत्ती भी ऐसे होते हैं जिनको काट करके लगा दीजिए तो नया पौधा का जन्म हो जाता है। गन्ना देखे हैं ना? गन्ना, गन्ना की खेती तो आप लोग सब लोग देखे होंगे लगभग लगभग। गन्ना की खेती, गन्ना में क्या होता है, एक गन्ना होता है, उसको ढेर सारे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, मान लिया जाए यह गन्ना है, मान लिया जाए यह क्या है प्यारे बच्चों, गन्ना है। इस प्रकार से होना होता है जी गन्ना। बताइए, इस प्रकार से गन्ना होता है कि नहीं होता है? अगर मान लिया जाए इस गन्ने को ढेर सारे भाग में, यहां से यहां से यहां से ढेर सारे भाग में विभाजित कर दिया जाए, तो यहां से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहां से भी एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, यहां से भी एक नए पौधे का निर्माण होगा, यहां से भी एक नए पौधे, यानी कि अगर पेड़ पौधे के तना को काट करके लगा दिया जाए तो वहां से भी एक नए पौधे का निर्माण हो सकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कायिक जनन या फिर कायिक प्रबंधन। समझ गए कि नहीं समझे? तो हम लोग लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम से नया पौधा का विकास किया जाता है। किसके माध्यम से? बताइए, किसके माध्यम से? जड़ तना और पत्ती के माध्यम से। ठीक है, जड़ तना और पत्ती के माध्यम से। बीज मत बोल दीजिएगा, बीज मत बोल दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर बीज के माध्यम से या फिर फूल के माध्यम से अगर पेड़ पौधे का निर्माण होता है तो यह लैंगिक जनन में आ जाता है। किसमें? लैंगिक जनन में आ जाता है, ना कि अलैंगिक में। तो बीज और फूल को छोड़ करके जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से और पत्ती के माध्यम से अगर किसी नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। समझ गए? समझ में आया आप लोगों को? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम से एक नया पौधा का विकास किया जाता है, उसे हम लोग कायिक जनन कहते हैं। पत्ती के माध्यम से पत्थर चट्टा, एक छोटा सा पौधा होता है पत्थर चट्टा, ठीक है ना, जिसको ब्रायोफिलम भी बोलते हैं, यह पत्ती के माध्यम से जन्म ले लेता है। पत्ती को सिर्फ लगा दीजिए, जन्म ले लेगा। ठीक है ना। उसके अलावा तना के माध्यम से गुलाब आप लोग जानते हैं, डहेलिया हो गया, गन्ना हो गया, यह सबका सिर्फ जो
तना होता है ना, वह तना काट करके लगा दीजिए, नया पौधा बन जाएगा। गुलाब का पौधा, नया तना काट करके लगाइए, गुलाब का पौधा बन करके तैयार है। ठीक है, गुलाब का पौधा से तैयार हो जाता है। जड़ से आप लोग जानते होंगे, शकरकंद लगा दीजिए, आलू लगा दीजिए, यह सब किस चीज से हो जाता है? यह सब ओल, ओल देखे है ना, ओल देखे होंगे, ठीक है ना। ओल का क्या होता है? इस प्रकार से देखते होंगे। चलिए इधर हम बताते हैं। इधर मान लिया जाए कि यह ओल ही है, इस आलू को हम आलू नहीं बल्कि ओल मानते हैं। ओल तो आप लोग जानते होंगे ना जी। ओल में क्या होता है ना कि छोटे छोटे ढेर सारे निकले हुए रहते हैं, ठीक है, ढेर सारे निकले हुए छोटे छोटे बाहर। एक तो बड़ा वाला हो ही गया, इसमें ढेर सारे छोटा छोटा भी भाग निकला होता है। अगर इस छोटकन छोटकन को तोड़ करके फिर से मिट्टी में बैठा दीजिए ना, तो यह फिर धीरे 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 फिर बड़ा ओल हो जाता है। देखें कि नहीं देखे हैं, बताइए। उसको ओल ही ना बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग तरफ तो उसको ओल बोला जाता है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं? हाँ शायद ओल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल ही ना बोलते हैं। ओल ही तो बोला जाता है क्या? ओल ही बोला जाता है शायद। ठीक है, चलिए, समझ गए आप लोग? आप लोग समझ गए कि नहीं समझे, बताइए। समझ गए ना जी? समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन, तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि, क्योंकि यह अलैंगिक जनन की विधि है ना, तो लिखेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम से नया पौधा का विकास किया जाता है, कायिक जनन कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझे? आज पढ़ा रहे हैं पेड़ पौधों में जनन, अगले क्लास में पढ़ाएंगे मानवों में जनन। ठीक है, तो आप लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं ना, तो अगले क्लास में वह चीज होगा, बड़ा मजा आएगा। तो देखिए कायिक जनन देख लिए। अब एक सबसे लास्ट है प्यारे बच्चों, बीजाणु जनन। इसको भी जरा हम लोग समझ लेते हैं। बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन क्या होता है? आप लोग कभी कभी देखे होंगे बीजाणु जनन में, आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि एक मान लिया जाए कि कोई चारपाई है या फिर कोई चौकी वगैरह है, ठीक है ना। इस प्रकार से कैसे बनाया जाता है चौकी जी? यह मान लिया जाए कि एक चौकी है, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, एक चौकी है, इस प्रकार से होता है, कैसे होता है? इस प्रकार से, हाँ सही है, ठीक है। चलिए, यह मान लिया जाए, यहां पर मान लिया जाए कि यह गीला कोई भाग है। क्या भाग है? गीला भाग है, ठीक है ना, नमी युक्त भाग है। तो यहां पर क्या होता है ना कि धीरे 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 करके कुछ जीव जन्म ले लेते हैं, कुछ जीव यहां से जन्म ले लेते हैं, इसी को कहते हैं बीजाणु जनन। और जब यह चीज फटता है, यहां पर अंडा के जैसा कुछ, अंडा के जैसा उत्पन्न कुछ हो जाएगा। जब यह चीज फटेगा ना, तो इसमें से ढेर सारा नया नया जीव उत्पन्न हो जाएगा, इसी को कहते हैं बीजाणु जनन। इसी को क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। तो हम लोग लिखेंगे कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की एक उन्नत विधि है। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की एक उन्नत विधि है। यह मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल एवं कवक आदि में पाई जाती है। बीजाणु धानियां एक सूक्ष्म थैली जैसी संरचना, इस प्रकार से छोटा छोटा होता है। जब यह एक फटेगा ना, तो इसे ढेर सारा निकलेगा, यह फटेगा तो ढेर सारा निकलेगा, यह फटेगा तो ढेर सारा निकलेगा, यह फटेगा, यानी कि जितना भी है फटेगा ना, इसमें से ढेर सारा जीव निकलेगा। समझ गए? देखने में एक लग रहा है, लेकिन जब फटेगा ना तो ढेर सारा जीव निकलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बीजाणु जनन कहते हैं। इसके लिए एक अलग परिवेश चाहिए, या तो गीला चाहिए या तो अम्लीय क्षारीय, कुछ भी रहेगा तो यहां पर यह जन्म लेगा। कौन? जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक आदि में यह सब कुछ पाया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? बीजाणु जनन भी आप लोग समझ गए? बताइए, बीजाणु जनन भी आप लोग समझ गए? तो लैंगिक जनन, सॉरी, अलैंगिक जनन के बारे में आज हम आपको इतना पढ़ा दिए। अलैंगिक जनन के बारे में आज हम आपको इतना पढ़ा दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गए आप लोग? क्या लिख रहे हैं? सर आज क्लास 2 आवर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, ऐसा है ना कि हमारा आगे का नोट्स तैयार नहीं है, देख लीजिए जैसे तैसे है, ठीक है ना। इसको आगे का नोट्स तैयार करेंगे तब ना, सिर्फ टाइप किया हुआ है, इसको सजाया हुआ नहीं है। जरा फोटो लगाएंगे, आप लोग को समझाएंगे तब ना समझ में आएगा जी। आप ही लोग ना बोलते हैं कि सर फोटो लगा करके समझाइए, ज्यादा समझ में आएगा। तो कल
आप लोग आइए और जनन के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए। आज पेड़ पौधों में जनन के बारे में पढ़ा दिए, कल होने वाला है जीव जंतुओं में, मानवों में जनन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो कल जरा आ जाइएगा आप लोग, ठीक है? कल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कल का यह क्लास, ठीक है ना? आज कैसे होगा? आज तो अभी नोट्स तैयार नहीं ना है, इतना ही नोट्स तैयार किए थे जितना हम आपको पढ़ा दिए। कल फिर अलग तरीके से नोट्स तैयार करेंगे और कल फिर अलग तरीके से पढ़ाएंगे। सारे बच्चे जरा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारे बच्चों। सारे बच्चे जरा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जितने सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे जरा मिल करके एक बार वीडियो को लाइक करिए। तो सारे बच्चे, एक भी बच्चा मिस नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे जरा एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, सभी बच्चे मिल करके जरा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, जरा जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, सब बच्चे लाइक कर रहे हैं क्या? हाँ, सारे बच्चे मिलकर के जरा एक बार क्लास को लाइक करिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो फिर कल आप लोग आइए, कल बहुत ही जबरदस्त क्लास होगा। आज इसलिए तो पहला दिन में हम यहाँ कुछ पढ़ा दिए, कल बहुत ही लाजवाब क्लास होगा, एकदम बेहतरीन। तो कल आप लोग आइए, एकदम शानदार तरीके से हम लोग क्लास करेंगे, मजा आ जाएगा ना? मजा आ जाएगा जी, फुल मजा आ जाएगा। तो कल आइए, क्लास करते हैं एकदम उसी अंदाज में, उसी तरीके से, ठीक है? तो फिर मिले अगले क्लास में। लेकिन जाते जाते प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किया है ना, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, क्रैश कोर्स जो बच्चे नहीं लिए हैं ना, जल्दी से क्रैश कोर्स ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना? क्रैश कोर्स जो बच्चे नहीं लिए हैं, फटाफट से आप लोग क्रैश कोर्स ले लीजिए, ठीक है? क्रैश कोर्स जो बच्चे नहीं लिए हैं ना जी, क्रैश कोर्स ले लीजिए फटाफट से, ठीक है? क्या ले लेंगे आप लोग? क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स ले लीजिएगा, मात्र 199 लग रहा है। 199 में 45 दिन का कोर्स होगा प्यारे बच्चों। 45 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो 45 दिनों का कोर्स है, आप लोग हर हाल में क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले ही लीजिए, ठीक है ना? चलिए, पहले इसका ही ले लीजिए आप लोग, पहले इसका ही ले लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि हम लोग किस चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। तो चलिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर हो गया हो तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? हो गया? चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी ले लीजिए जल्दी जल्दी से। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका, इसका भी ले लीजिएगा, अगर नहीं तो फिर इसका फिर लीजिए, ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट से। हो गया? फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया जी? चलिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाइड्रा के बारे में ध्यान रखिएगा, गड़बड़ा मत जाइएगा। हाइड्रा बहुत कोशिकीय होता है, इस्ट अमीबा ये सब एक कोशिकीय होता है, तो गड़बड़ा मत जाइएगा। चलिए, और स्क्रीनशॉट चाहिए भाई तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, ठीक है? चलिए, उसके बाद इसका कायिक प्रबंधन, कायिक जनन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद फिर बीजाणु जनन लास्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका भी ले लिए। तो फिर फाइनली आज का यह क्लास यहीं पर हम लोग रोकेंगे। कल का जो क्लास होगा बहुत ही शानदार होगा, ठीक है? कल का जो क्लास होगा वह बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। तो कल आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, कल 7 बजा आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि कल वाला क्लास किसी भी कीमत पर मिस नहीं होना चाहिए। वरना जिसका इंतजार आप लोग बरसों से कर रहे हैं ना, वह चीज आप लोग कल मिस कर देंगे। तो कल मिस नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रहे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।
और जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं, जाइए जल्दी से और क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए। नोट्स सब बहुत जल्द डलाने वाला है, आजकल में नोट्स डलाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी सभी चैप्टर का 2-2 3-3 चैप्टर का हम नोट्स अभी तुरंत डाल देंगे। ठीक है ना जी, 1-2 दिन के अंदर में। तो ले लीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मिले। क्या कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चों का कमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ बातचीत हो जाए आपसे। क्या शेयर ऐप पर नोट्स दीजिए, बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा आपको, बिल्कुल नोट्स मिल जाएगा। क्रैश कोर्स का अभी कोई टाइम नहीं रखा गया है, टाइम रखा जाएगा तो आपको बताया जाएगा। क्रैश कोर्स का टाइम रखा जाएगा तो आपको बताया जाएगा, अभी कोई टाइम नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए। दूसरे मोबाइल से भी पे करके आप लोग क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपने मोबाइल से ही पे करके क्रैश कोर्स लेना है। दूसरे के मोबाइल से भी पे करके आप लोग क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलें। हाँ, जिनको यह क्लास बढ़िया लगा होगा ना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाइएगा कि हाँ सर क्लास कैसा लगा। ठीक है, कमेंट जरूर करके जाइएगा कि क्लास कैसा लगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, हम आप लोग के कमेंट का इंतजार करेंगे, तो कमेंट एकदम करके जाइएगा कि क्लास कैसा लगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए। मधुबनी से हैं, आई एम बिहारी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। ठीक है भाई, सर शर्माना कि आप पढ़ेंगे तभी तो करेंगे जनन। अच्छा, ऐसे आप नहीं जानते हैं क्या? चलिए सर, हम प्रीमियम ले लिए हैं पर अभी भी बाई का ऑप्शन शो कर रहा है। ओके सुनील मेहता जी, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं, एप्लीकेशन का पे कर दिए हैं, और अगर अभी भी बाई का ऑप्शन शो कर रहा है ना, तो कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 8114532021 पर, आपको पूरा मदद मिलेगा। ठीक है ना, उस पर कॉल कर लीजिएगा, आपका जो बाई का ऑप्शन शो कर रहा है ना वो हट जाएगा। ठीक है, और आपका आप क्रैश कोर्स परचेज कर लिए तो दोबारा आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आराम से हट जाएगा। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा बताइए गुरुजी? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों हमें तो लग रहा है ना कि 100 आएगा। ठीक है ना, डबल करके आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो ऑब्जेक्टिव लग रहा है कि डबल करके ही आएगा। ठीक है ना, ऐसे आप लोग तैयारी 60 का करिए, डबल करके आ गया तो सोने पे सुहागा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का तैयारी आप लोग 60 का ही करके जाइए, और अगर डबल आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। सेंटअप एग्जाम में सब पता चल जाएगा, सेंटअप एग्जाम में सब पता चल जाएगा कि डबल आएगा कि कितना आएगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलिए। चलिए तो फिर इस क्लास को प्यारे बच्चों में यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में आप लोग जरूर आइएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।